इंस्टापुर नाम का गांव था, जहां पर जॉली नाम का आदमी अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। जॉली के साथ उसके दो दोस्त घूमा करते थे, सम्राट और जिग्नेश। एक दिन ऐसे ही वो लोग बाहर मिलते हैं। अरे जिग्नेश और जॉली, तुम्हें पता है मेरी जॉब लग गई है, और वो भी शहर की बड़ी कंपनी में। अब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? मेरी भी शहर के अंदर एक जॉब लग गई है। तुम बताओ जॉली, तुम्हारा कैसे चल रहा है? तुम दोनों को तो पता ही है, मैंने बीच में ही मेरी पढ़ाई छोड़ी थी, इसलिए मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिल पाई है। अरे कोई बात नहीं जॉली, हर कोई चील की तरह उड़ नहीं सकता। कुछ लोग मुर्गी की तरह भी होते हैं। पंख तो हैं, लेकिन सिर्फ जमीन पर ही फड़फड़ सकते हैं। जिग्नेश, तुम्हें किसी कमजोर इंसान का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसकी अम्मी कस्बे में चाय बेचती है, उससे उसका काम हो जाता है। जॉली, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। उन दोनों की बात सुनकर जॉली नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। घर पर उसकी माँ उससे कहती है, सम्राट और जिग्नेश की माँ बता रही थी कि उन दोनों की नई जॉब लग गई है और तुम इतने हताश होकर बाहर से क्यों आ रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, मेरी दो दोस्तों की अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, लेकिन मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। अरे बेटा, मैं हूँ ना। अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। खूब मन लगाकर चाय बेचूंगी। जॉली की माँ खांसते खांसते बेहोश हो जाती हैं। जॉली गांव के डॉक्टर को घर बुला लेता है और वो जॉली की माँ का इलाज करती है। जॉली डॉक्टर से अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछता है। क्या हुआ मेरी अम्मी को? तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें कोई काम करने मत देना, और जो दवाई मैंने इस पर्ची में लिखी है उसे हर दिन अपनी माँ को खिलाते रहना। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। जो दवाइयाँ डॉक्टर पर्ची पर लिखकर जाती है वो सारी शहरी दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जॉली अपनी माँ की चाय की स्टॉल पर जाता है और चाय बेचने लगता है। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो। जब जॉली चाय बेच रहा था तभी वहाँ पर से उसके दोस्त सम्राट और जिग्नेश गुजरते हैं और उससे कहते हैं, भाई ये क्या है? ये तो चाय बेचने लग गया है। कोई शर्म वगैरह नहीं आ रही है क्या? काश तू और मेहनत करता तो अच्छी जॉब तुझे मिल जाती। जॉली गुस्से में जिग्नेश को जवाब देता है, क्या मतलब है तुम्हारा मेहनत से? हाँ, चाय वाले मेहनत नहीं करते क्या? मेरी अम्मी बीमार है, पर फिर भी मैं क्या तुम लोगों से पैसे मांगने आया? नहीं आया ना? तू गुस्सा क्यों हो रहा है? बस हम ये बता रहे थे कि हम दोनों शहर जा रहे हैं। ठीक है जॉली, हम चलते हैं, तो यहाँ चाय बेच। दोनों एक बार फिर जॉली का मजाक उड़ाकर निकल जाते हैं। जॉली की चाय से बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही थी और उसके पास जरा भी पैसे नहीं थे कि वो उन दवाइयों को खरीद पाता। जॉली मायूस हो जाता है। तभी उसकी दुकान में एक बुजुर्ग वहां पर आते हैं, जो गले में सोने का हार और एक काला चश्मा पहने हुए थे। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? मुस्कुराओ, हंसो, एक पल में जियो, इस पल को जानो और मुझे चाय पिला दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जॉली उस बुजुर्ग आदमी को चाय देता है। बुजुर्ग आदमी जॉली से कहता है, बेटा, मुझे लगता है कि तेरे साथ कोई दिक्कत चल रही है, इसीलिए तेरे माथे पर फिक्र पल रही है। चल अभी पूरी बात बता, क्या माजरा है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बताओ तो माजरा क्या है? जॉली उस बुजुर्ग आदमी को सारी बातें बताता है। बुजुर्ग आदमी उसकी बात सुनकर उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा। अभी मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। बुजुर्ग दोनों हाथ जोड़ता है और मंत्र पढ़ता है। अस्तला विस्तला, मेरी दोस्त गाय जहाँ कहीं भी हो, आ जाओ यहाँ विस्तला। तभी वहाँ पर अचानक से एक गाय आ जाती है। ये सब देखकर
जॉली चौंक जाता है। बुजुर्ग आदमी गाय से कहता है, तुम अब से इस जॉली के साथ रहोगी और इसकी मदद करोगी, समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है। क्या? ये गाय यहाँ कैसे आई और ये बात कैसी कर रही है? गाइस, देखो मेरे जाने का वक्त हो गया है। इस गाय के दूध से अपने चाय को बनाया करना, और ये याद रखना कि गाय का दूध किसी रबड़ी से कम नहीं है। और अपने कपड़े पहनने का ढंग भी थोड़ा सा बदल लो, कोई नए तरीके के कपड़े पहनो। चलो अब मैं चलता हूँ। बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला जाता है। जॉली गाय को अपने साथ घर ले जाता है और अगले दिन उसका दूध निकालकर अपनी दुकान में आकर चाय बनाने लगता है। तभी वो देखता है कि ये दूध नहीं बल्कि रबड़ी है। जॉली कपड़े भी अलग पहनता है और अपनी दुकान पर जॉली की रबड़ी चाय लिख देता है। रबड़ी चाय ले लो, रबड़ी चाय, ऐसी चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी। तभी वहाँ से एक औरत गुजरते हुए रबड़ी चाय को सुन लेती है। ये रबड़ी चाय क्या है? अरे दीदी, ये जॉली की रबड़ी चाय है, एक बार पीकर तो देखिए। लाओ एक रबड़ी चाय पिलाओ, देखूं तो कैसी लगती है ये। जॉली चाय बनाकर उस औरत को देता है। औरत उस रबड़ी चाय को पीती है और कहती है, अरे इससे पहले मैंने इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी। ये तो काफी लजीज चाय है। जॉली भाई, एक रबड़ी चाय और देना। अभी देता हूँ। धीरे धीरे जॉली की चाय पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। जॉली अपनी माँ का इलाज भी करवा देता है। जॉली गांव में सबसे ज्यादा रईस आदमी बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ चाय बेचकर। और दूसरी ओर उसके दोस्त सम्राट और जिग्नेश जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो दोनों की कंपनी कंगाल हो जाती है। इस वजह से उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो दोनों लौटकर वापस गांव आ जाते हैं। गांव आते ही वो एक दूसरे से कहते हैं, यार मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, अब हमें काम कौन देगा? इतनी मेहनत के बाद ये काम मिला था, सारी मेहनत पानी में चली गई। चला जा, उस गरीब जॉली के पास चाय पीने चलते हैं, उसकी हालत देखकर थोड़ा हमें अच्छा तो लगेगा। सम्राट और जिग्नेश दोनों जॉली की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं जॉली की दुकान अब बड़ी हो चुकी है। दोनों हैरान रह जाते हैं और जॉली के पास जाकर कहते हैं, अरे जॉली, तेरी चाय की दुकान तो काफी बड़ी हो गई है यार। सच सच बता, कहाँ से इतने पैसे आए तेरे पास? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या चाय वाला चाय बेच बेच कर अमीर नहीं बन सकता है? ये सारे पैसे मैंने चाय बेचकर ही कमाई है। सम्राट और जिग्नेश के दिल में जॉली की दौलत शोहरत देखकर जलन होने लगती है। जॉली उन्हें रबड़ी चाय पिलाता है। दोनों ही रबड़ी चाय पीते हैं। तभी सम्राट जॉली से कहता है, जॉली, ये रबड़ी चाय मैंने कभी नहीं पी और मैं ये बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे बेहतर चाय इस दुनिया में कहीं नहीं है। वाह, इसको पीने के बाद दिल को सुकून मिल गया। जॉली, हम तुम्हारे बहुत पुराने दोस्त हैं, जरा हमें तो बताओ कि तुम ये रबड़ी चाय बनाते कैसे हो? जॉली उन दोनों को जादुई गाय के बारे में बता देता है। सम्राट और जिग्नेश रबड़ी चाय पीकर घर चले जाते हैं और बीच में ही रुककर दोनों एक दूसरे से कहते हैं, सुनो सम्राट, ध्यान से, पता नहीं कभी हमें आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इसीलिए हमें कुछ तो करना होगा। जैसे तुमने सुना कि उसके पास कोई जादुई गाय है, तो हमें उसके पास जाकर चुराना होगा। नेकी और पूछ पूछ, मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था। मैं तो कभी इस बात को कभी हजम नहीं कर पाऊंगा कि 10वीं फेल हमसे आगे निकल जाए। जैसे ही रात होगी, हम उसकी गाय के तबेले में जाकर उसकी गाय को चुरा लेंगे। दोनों ही उस गाय को चुराने के लिए साजिश रचते हैं। रात हो जाती है और सम्राट और जिग्नेश दोनों ही जॉली के गाय तबेले में घुसते हैं, जहाँ पर वो जादुई गाय सो रही थी। देखो देखो, वो रही जादुई गाय जो रबड़ी जैसा ही दूध देती है। जिग्नेश आगे जाता है और गाय की बंधी रस्सी को उठाकर गाय को बाहर लेकर जाने लगता है। तभी गाय की नींद खुलती है और वो दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुराने की? दोनों हैरानी से देखते हैं। तुम तो बोल सकती हो, ये कैसे हो सकता है?
पतंग आसमान में उड़ती है, मगर उसकी डोर जमीन पर रहने वाले इंसान के हाथ में होती है। जब उस इंसान के हाथ से उसकी डोर छूट जाए तो वो पतंग आसमान में बेडोल की तरह यहाँ वहाँ जाने लगती है और नीचे गिर जाती है। तुम दोनों वो बेडोल पतंग हो और जॉली वो है जिसकी डोर जमीन से जुड़ी हुई है। हमें माफ कर दो, हम दोनों को हमारी जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए हम यहाँ तुम्हें चुराने आए थे। हम तुम्हें चुराकर अपनी रबड़ी की चाय की दुकान बनाने वाले थे। हमें माफ कर दो गाय जी। वो लोग जब बात कर रहे थे तभी पीछे से जॉली आ जाता है और उनसे कहता है, मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुन ली है। अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है तो ये बात तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताई? ध्यान से सुनो मेरी बात। चाहे दोस्त कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, दोस्त दोस्ती होता है, समझे सम्राट और जिग्नेश? हमें माफ कर दो जॉली कि हमने तुम्हें नीचा दिखाया। हमें माफ करो जॉली, हमारे पास कोई काम नहीं है। बस इतनी सी बात। चलो कल से तुम दोनों मेरी दुकान पर आ जाना। जॉली सम्राट और जिग्नेश को वहाँ पर काम पर रख लेता है और दोनों को उनकी शहरी कंपनी से दुगनी पगार देता है। मोहनलाल गांव का एक कामयाब किसान था, लेकिन उसकी बीवी गायत्री की बीमारी में तकरीबन सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्दी उसके व्यवहार और लजीज पराठों ने तकरीबन कस्बे के सभी लोगों को अपना कायल बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर चिपकाकर पुरजोर तरीके से की गई थी। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे अब्बू कार पार्किंग करके फौरन पिज्जा ऑर्डर करने गए। हमने घंटों इंतजार किया, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को गार्ड दाखिल भी नहीं होने देगा। दाखिल क्यों नहीं होने देगा? अरे वो तुम्हारे अब्बू की फुटपाथ की दुकान थोड़ी ना है जो कोई भी मुंह उठाकर वहाँ चला जाएगा। उस दुकान का एक रुतबा है। बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाला का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। अब्बू जान, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा किसी रोज। अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देखो राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें पिज्जा खिलवा सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक रोज तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं अब्बू जान, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। अब्बू कह रहे हैं ना कि एक दिन हमें पिज्जा खिलाने जरूर ले जाएंगे। नहीं बाजी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। रॉकी भाईजान ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना जायकेदार होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। वो अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। कल सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा के ही चर्चे हो रहे थे। दोस्तों, कल मेरा यौम पैदाइश है और कल शाम को मेरी तरफ से जश्न है जिसमें हम पिज्जा पार्टी करेंगे। कल इतवार है और स्कूल की भी छुट्टी होगी। सभी कल शाम को अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना। ओके भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ शामिल नहीं हो सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, हैसियतदार लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से लाख गुना जायकेदार हमारे पराठे हैं। अरे जाओ जाओ, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, बस उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सब हंसने लगते हैं। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो अब्बू, बात ये है कि कल रॉकी का याम पैदाइश है और सभी को बुलाया है।
पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम्हें आलू के लज्जतदार पराठे बनाकर खिलाऊंगा और हम सब कल जश्न करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे पास तुम लोगों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा। इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर के बाहर निकल गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दो मेरे भाई। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सब नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहनते हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे बाजी? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, मैं आज तुम्हें पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। चलो उठो। पिताजी, मैंने कह दिया ना कि जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाते हैं, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू पिज्जा नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर नाकाम हो जाती है। आज फिर सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी अब्बू, आई। ये लो पैसे और कल स्कूल से आते वक्त पिज्जा लेती आना। अब्बू, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पिज्जा पराठा रखा है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है तो अब्बू की साइकिल बाहर नहीं खड़ी थी। समझने में देर न लगी कि अब्बू ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में रॉकी की कल की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो तभी वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम लोग ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे अब्बू ने बनाया है, पिज्जा पराठा। हाँ, ये स्पेशल डिश अब्बू ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत ही जायकेदार है। अरे वाह, ये तो हकीकत में बहुत जायकेदार है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कई गुना ज्यादा जायकेदार। सुमित्रा, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, वाकई ये कितना लज्जतदार है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने अब्बू को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी और पिज्जा की दुकान में खरीदार लगभग कम जाने लगे। पिज्जा की दुकान बंद होने की नौबत पे आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल की दुकान पर आए। मोहनलाल जी, आपके पिज्जा पराठा का बड़ा नाम सुना था, आज चख भी लिया। वाकई बहुत लाजवाब है। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया जनाब। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का इस्तेमाल कीजिए, मैं फराहमी और कारोबार की तशहीर देख लूंगा। जो भी नफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये कारोबारी अच्छी लगी। दोनों मिलकर साथ साथ काम करने लगे। पराठा पिज्जा का जायका और अच्छी तशहीर जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा और शहर में आलीशान बंगले में रहने लगा। जगदीश का रेलवे स्टेशन पर भेल का ठेला था। आने जाने वाले मुसाफिर बड़े मजे से जगदीश की भेल खाया करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो रोज खुशी खुशी घर आता और अपनी बीवी को रोज की कमाई दिया करता था। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना सविता, तो बहुत जल्द हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर,
ऊपर वाला ऐसे ही अपना करम हम पर बनाए रखे। अब्बा, उस घर में मेरा अलग कमरा होगा। और मेरा भी। हाँ बिल्कुल। कुछ माह बाद जगदीश के ठेले पर पुलिस आई। तुम्हारा ये ठेला गैर कानूनी है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन साहब, मैं सालों से यहाँ ठेला लगा रहा हूँ। वो सब हमें नहीं मालूम, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जगदीश पुलिस स्टेशन पहुँचा तो इंस्पेक्टर ने उसे इंतबाह किया। जल्द से जल्द अपना ठेला खाली कर दो, वरना गैर कानूनी ठेला लगाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। लेकिन साहब, मैं कहाँ जाऊँगा? वो हमें नहीं मालूम, बस जल्द से जल्द वो ठेला वहाँ से हटा लो। इंस्पेक्टर की इंतबाह सुनकर जगदीश परेशान हो गया। वो सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला ही हमारी मदद करेगा। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अब उसका ही यकीन है। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। जगदीश घर से निकला और अपने ठेले के बारे में सोचने लगा। अब मैं क्या करूँगा? अपना ठेला कहाँ लगाऊंगा? क्या मैं अपना और अपने खानदान का गुजारा कर पाऊंगा? ऐ ऊपर वाले। ये सोच सोच कर जगदीश परेशान था। उसका रास्ते पर तवज्जो ही नहीं था। उसे पीछे से आने वाले ट्रक के हॉर्न की आवाज भी सुनाई नहीं दी और धड़ाम, उस ट्रक ने जगदीश को उड़ा दिया। जगदीश को जल्द ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो नहीं बच पाया। जगदीश के हंसते खेलते खानदान की खुशियां छिन गई। कुछ रोज बाद जब ये खानदान थोड़ा संभला, अब मुझे ही किसी काम की तलाश करनी पड़ेगी। नहीं अम्मा, मैं हूँ ना, मैं काम करूँगा। नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है अभी। इतना भी छोटा नहीं कि मेरे रहते हुए आपको काम करना पड़े। मैं अब्बा के ठेले पर भेल बेच लूंगा। वो ठेला रहेगा तभी तो तू भेल बेचेगा ना। क्या मतलब? उस रोज तेरे अब्बा उसी फिक्र में मारे गए। पुलिस ने तेरे अब्बा के ठेले को गैर कानूनी बताया और कहा कि जल्द से जल्द उसे खाली कर दिया जाए। अब हम क्या करेंगे अम्मा? मालूम नहीं, पहले चल ठेला खाली करते हैं। सविता और उसके बच्चे ठेले पर पहुँचे और ठेला खाली करने लगे। तभी पास ही ठेला लगाने वाला एक शख्स उनके पास आया। आदाब भाभी जान। भाईजान का सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। अगर आपको हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। भाईजान, अब उनके जाने के बाद मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। आपके लायक तो नहीं, लेकिन ये लड़का कर सकता है। ये तो अभी छोटा है। चचा जान, आप काम क्या है ये बताइए। यही तेरे अब्बा वाला काम। तुझे ट्रेन के अंदर घूम घूम कर भेल बेचना है। इससे अच्छी आमदनी होगी और ठेले का झंझट भी नहीं होगा। लेकिन क्या तू ये काम कर पाएगा? हाँ बेशक। लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और तेरा स्कूल भी तो है। अम्मा, मैं स्कूल भी जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। राम को रास्ता मिल गया। अगले रोज से वो सिर पर टोकरी लेकर निकल पड़ा। भेल भेल ले लो, भेल भेल ले लो, भेल 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 ले लो, भेल। सफर कर रहे मुसाफिरों को राम की भेल बहुत अच्छी लगती और एकाएक उसका कारोबार बढ़ने लगा। अब से रोज सुबह वो स्कूल जाता और स्कूल से लौटकर 4-5 घंटे ट्रेन के अंदर भेल बेचा करता था और कमाए हुए सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख देता। अरे वाह, आज तो तेरी अच्छी आमदनी हुई है। वो आज मैंने 6 ट्रेन की बजाय 8 ट्रेनों में भेल बेची है। और इल्म है अम्मा, सभी को मेरी भेल बेहद पसंद है। होगी ही, तू इतनी मेहनत जो करता है। लेकिन बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रोज रात को सोता तो हूँ। मेरा मतलब है कि कभी छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ खेलने जा। जब से तेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है तू खेलने ही नहीं गया। अम्मा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे खेलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब राम स्कूल से कॉलेज पहुँच गया। एक रोज वो ट्रेन में भेल बेच रहा था तो उसके कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसे देख लिया। ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ता है ना?
ये तो भेल वाला है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हमारे कॉलेज में दाखिला दे देते हैं। वो लड़के राम पर तंज कसने लगते हैं, लेकिन उनकी बातों का राम पर कोई असर नहीं पड़ा। राम के इस काम की वजह से उसका घर चलता था। उसकी छोटी बहन कविता कॉलेज में पढ़ रही थी। वो खुश था। अम्मा ये लीजिए कविता के कॉलेज की फीस, और ये कुछ पैसे उसके लिए। नए कपड़े खरीद लीजिए, उसकी सालगिरह आ रही है ना। ठीक है। राम की खुशी अपने खानदान की खुशी में थी। 1 साल बाद राम को MBA कॉलेज में दाखिला मिल गया। आज वो बेहद खुश था। चाहे मैंने जो भी किया हो अम्मा, आज मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। होगा ही। ऊपर वाला हमेशा तेरे साथ है। तू हमेशा खुश रहे। राम ने MBA के दौरान भी ट्रेन में भेल बेचने का काम जारी रखा और देखते ही देखते राम का MBA भी मुकम्मल हो गया और उसकी छोटी बहन की तालीम भी। अम्मा अब मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। किस चीज का कारोबार? चाय और नाश्ता। क्या मतलब? अम्मा चाय और नाश्ते का कारोबार भले ही छोटा लगे, लेकिन इसकी कमाई बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कारोबार की चेन हर नुक्कड़ और हर कोने में हो। जरूर होगी। सविता ने भी राम का साथ दिया और उन दोनों ने मिलकर उनका पहला चाय नाश्ता स्टॉल खोला। और राम की सोच बिल्कुल सही थी। चाय की दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक रुकने लगे। उसने नाश्ते में मिल रही चीजें भी बढ़ा दी। कुछ ही माह बाद, अम्मा अब मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। मैं 2 और नए स्टॉल खोल सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की? राम ने 2 स्टॉल और खोले, एक रेलवे स्टेशन पर और एक बाजार में। भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसके चाय नाश्ते की दुकान चल पड़ी। अब हर जगह ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। महज 2 साल के अंदर राम के चाय नाश्ते की चेन की 25 दुकानें खुल चुकी थी। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। अम्मा देखो, भाईजान की तस्वीर अखबार में आई है। वाह, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया राम। इन सब का क्रेडिट आपको जाता है अम्मा। मुझे नहीं, इसका क्रेडिट तुझे और तेरी मेहनत को जाता है। खेल कूद की उम्र में तुझे काम करना पड़ा। अम्मा यही तो मेरी जिंदगी की सबक थी। मैंने कारोबार को तजुर्बे से सीखा। शायद इसीलिए मेरा चाय नाश्ते का स्टॉल इतना बड़ा कारोबार बन चुका है। ऊपर वाला तुझे और तरक्की दे और तू हमेशा खुश रहे। उस साल राम को द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का खिताब दिया गया। जनाब, क्या आपको चाय का कारोबार छोटा कारोबार नहीं लगता? नहीं, कोई कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। और मैंने तो कई सालों तक ट्रेन में भेल बेची है। उसके मुकाबले तो ये काफी बड़ा कारोबार है। हमने सुना है आपने अपना MBA, अपनी बहन की तालीम, सब कुछ खुद संभाली है। जी, क्योंकि उस वक्त हमें संभालने वाला कोई नहीं था और शायद मेरे हालात ही वजह हैं कि आज मैं कामयाब हूँ। उस छोटे से राम को ट्रेन में भेल बेचने में शर्म नहीं आई, तभी तो इस बड़े राम को चाय बेचने में शर्म नहीं आई। बहुत खूब, तो सुना आपने, राम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कोई कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। राम की कामयाबी के पीछे थे उनके हालात। उन्होंने अपनी परेशानियों को हल कर अपनी किस्मत को बदल दिया।